नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जनगणना यानी सेंसस 2011, जो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी। तो जनगणना, सबसे पहले इसके इतिहास को समझना जरूरी है ना? भारत में ये कब शुरू हुआ? पहली जनगणना कब हुई थी? देखिए, जो सबसे पहली कोशिश हुई थी वो हुई थी सन 1872 में। 1872 में? हाँ, पर वो मतलब एक नियमित जनगणना नहीं थी। अच्छा, कह सकते हैं कि एक ट्रायल जैसा था। अच्छा, तो वो पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भारत की पहली नियमित मतलब एक सिस्टमैटिक जनगणना थी वो 1881 से शुरू हुई। 1881 से? और तब से ये हर 10 साल में होती आ रही है? जी बिल्कुल। उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो थे W.C. प्लॉडेन। वैसे ये जानना भी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे पहले जनगणना किसने कराई थी? इसका श्रेय जाता है स्वीडन को। उन्होंने 1749 में ही ये कर लिया था। ओहो, काफी पहले। हाँ, और भारत के संदर्भ में हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। उन्होंने इसकी नींव रखी थी। अच्छा, ये तो हुई इतिहास की बात, पर क्या इसका कोई संवैधानिक आधार भी है? मतलब क्या ये सरकार की एक जिम्मेदारी है? हाँ बिल्कुल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य है। किस तरह से? हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 246 है उसके तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची, इसका मतलब ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? जी, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और अगर हम आजाद भारत की बात करें तो पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 1951, विभाजन के ठीक बाद? हाँ, और उस समय के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर थे R.A. गोपाल स्वामी। इतिहास में एक साल का जिक्र बार बार आता है, 1921। इसे महाविभाजक वर्ष कहते हैं। ये क्या था? ये एक बहुत ही मतलब असाधारण घटना थी भारतीय इतिहास में। असाधारण क्यों? क्योंकि 1911 से 1921 का जो दशक था उस दौरान भारत की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी। क्या आबादी कम हो गई? जी, जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो नकारात्मक थी, नेगेटिव में चली गई थी, और ऐसा जनगणना के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब चलिए 2011 की जनगणना पर आते हैं। ये आजाद भारत की कौन सी जनगणना थी? 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं, और अगर हम शुरुआत से गिने मतलब 1872 से, तो ये 15वीं भारतीय जनगणना थी। ठीक है, और इसके प्रमुख कौन थे? 2011 की जनगणना के आयुक्त थे CM चंद्रमौली। मुझे याद है इस जनगणना का एक शुभंकर, एक मैस्कट भी था। हाँ, एक प्रगणक शिक्षिका को इसका शुभंकर बनाया गया था, और इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आर सेंसस आर फ्यूचर। ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि जनगणना 2 चरणों में होती है। जी, पहले चरण में मकानों की गिनती होती है, लोगों के जीवन स्तर, उनकी संपत्ति, इन सब का डेटा लिया जाता है। और दूसरे चरण में? दूसरे चरण में फिर जनसंख्या की गिनती की जाती है, मतलब लोगों को गिना जाता है। 2011 की जनगणना में कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे लोगों से। 29 सवाल। अच्छा, इस पूरे संगठन में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जनगणना संगठन का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। और अगर हम आज की बात करें, मतलब तो जनगणना आयुक्त कौन है? अभी मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। चलिए अब सीधे 2011 के उन बड़े आंकड़ों पर आते हैं जिन्होंने देश की तस्वीर सामने रखी। भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। 121 करोड़? और दुनिया की आबादी के हिसाब से ये कितना था? ये उस समय की विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% था। 17.5%? मतलब दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय था। हाँ, कह सकते हैं। इस आबादी में 51.47% पुरुष थे और 48.53% महिलाएं थी। अब कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करते हैं, जैसे कि जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। 2011 में भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 382? और लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो? लिंगानुपात था 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ये तो राष्ट्रीय औसत हुआ, लेकिन एक और आंकड़ा है जो बहुत चिंताजनक था, बाल लिंगानुपात। हाँ, वो वाकई चिंता का विषय था। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में ये आंकड़ा केवल 919 था। 919 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों पर? ये तो बहुत कम है। जी, ये समाज में गहरे संकट की ओर इशारा कर रहा था। और साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की क्या स्थिति थी? देश की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। ठीक है, अब थोड़ी बात करते हैं भाषाई और सामाजिक समूहों की।
सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी थी और दूसरे स्थान पर बंगाली। और अगर हम जनजातियों की बात करें तो भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से। जनगणना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का डेटा भी अलग से इकट्ठा किया जाता है। हाँ, और वो बहुत जरूरी होता है। 2011 के अनुसार देश में एससी यानी अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी। और सबसे ज्यादा एससी आबादी वाला राज्य? वो उत्तर प्रदेश था। और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति? एसटी की जनसंख्या करीब 10.4 करोड़ थी और सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश में थी। यहाँ एक और फैक्ट है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। जी, ये सामान्य जनगणना से अलग होती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, राज्यों और जिलों के वो आंकड़े जो दिखाते हैं कि भारत में कितनी ज्यादा विविधता और असमानता है। बिल्कुल। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में देखी गई? सबसे ज्यादा वृद्धि दर मेघालय में थी। और सबसे कम, या कहें कि जहां आबादी घटी हो? हाँ, जैसा हमने पहले जिक्र किया था, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, -0.58%। -0.58%। और अगर हम जिले के स्तर पर देखें तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर थी अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में 113.5%। 113%, मतलब 10 साल में आबादी 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई। जी। अब साक्षरता की बात करते हैं। देश का सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा था? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला था मिजोरम का सेरचिप। कितनी थी वहां साक्षरता? 98.76%। लगभग 100%। हाँ। और इसका ठीक उल्टा सबसे कम साक्षरता वाला जिला? वो था मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। और वहां कितनी थी? सिर्फ 37.22%। सोचिए, एक ही देश में एक जिले में 98% और दूसरे में सिर्फ 37%। यही भारत की असल तस्वीर है। अब जनसंख्या और घनत्व को देखते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाले जिले कौन से थे? सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले थे, एक तो पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना और दूसरा ठाणे महाराष्ट्र में। और सबसे ज्यादा जनघनत्व, मतलब सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका? देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है उत्तर पूर्वी दिल्ली। कितना है वहां का घनत्व? आप अंदाजा लगाइए, 1 वर्ग किलोमीटर में 36,155 लोग रहते हैं। 36,000 से ज्यादा लोग 1 वर्ग किलोमीटर में? जी। और इसके बिल्कुल विपरीत न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में। वहां का क्या आंकड़ा है? वहां प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ 1 व्यक्ति रहता है। एक तरफ 36,000 और दूसरी तरफ सिर्फ 1। हाँ। और आखिर में लिंगानुपात। जिलों में इसकी क्या कहानी है? सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ था? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला था माहे, जो पुदुचेरी का हिस्सा है। कितना था वहां? वहां 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाएं हैं। ये तो बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। जी। और सबसे न्यूनतम, सबसे चिंताजनक आंकड़ा कहाँ का था? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला था दमन, जो दमन एवं दीव का हिस्सा है। वहां ये आंकड़ा केवल 533 है। 533, 1000 पुरुषों पर? हाँ, सिर्फ 533। अब जनसंख्या घनत्व देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। भारत में जनसंख्या घनत्व को समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में देख सकते हैं। 2 हिस्सों में कैसे? एक तो आज की स्थिति क्या है, मतलब 2011 की जनगणना के हिसाब से, और दूसरा हम समय में थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे कि ये घनत्व यहां तक पहुंचा कैसे। ठीक है, तो चलिए आज की स्थिति से ही शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं? राज्यों की बात करें पहले। राज्यों में सबसे ऊपर है बिहार। वहां का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम? सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। वहां सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 मिनट, 1006 और 17, ये तो मतलब कोई तुलना ही नहीं है, जमीन आसमान से भी बड़ा फर्क है। हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, और केंद्र शासित प्रदेशों मतलब यूटीज की बात करें तो वहां क्या स्थिति है? वहां ये अंतर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। सबसे ज्यादा जनघनत्व है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। दिल्ली, हाँ, मैंने सोचा ही था। अंदाजा लगाइए कितना होगा? शायद कुछ हजार। 11,320। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 11,000?
ये तो अविश्वसनीय है। एक छोटे से इलाके में पूरा का पूरा शहर। सही कहा। और सबसे कम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है? वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। वहां घनत्व केवल 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो एक तरफ दिल्ली के 11,320 और दूसरी तरफ अंडमान के 46। कमाल है। यही भारत की विविधता है। ये तो हुई सबसे ज्यादा और सबसे कम की बात। अब अगर राज्यों की पूरी सूची को देखें तो मतलब एक क्रम में कैसे हैं ये? बिल्कुल, हम इसे कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं ताकि समझना आसान हो। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले वो राज्य हैं जिनका घनत्व 1000 से भी ज्यादा है। इस लिस्ट में सिर्फ 2 ही नाम हैं। बिहार तो हो गए। हाँ, बिहार 1106 और उसके ठीक साथ पश्चिम बंगाल 1028। अच्छा, पश्चिम बंगाल भी। इनके ठीक बाद आते हैं उच्च घनत्व वाले राज्य, जैसे केरल 860 और उत्तर प्रदेश 829। यहाँ मैं थोड़ा चौंक गई। हम हमेशा सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी भारत में सबसे ज्यादा है, तो मैं सोच रही थी कि घनत्व में भी वो नंबर 1 या 2 पर होगा। ये एक बहुत आम धारणा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी बेशक सबसे ज्यादा है, लेकिन उसका क्षेत्रफल भी बिहार या पश्चिम बंगाल से काफी बड़ा है। अच्छा, तो वो विशाल आबादी एक बड़े इलाके में फैली हुई है। एकदम सही। इसी वजह से प्रति वर्ग किलोमीटर का औसत घनत्व बिहार से कम हो जाता है। समझ गए। तो 1000 वाले हो गए, 800 वाले हो गए। इसके बाद 500 से ऊपर घनत्व वाले राज्यों का ग्रुप आता है। इसमें हरियाणा 573, तमिलनाडु 555 और पंजाब 551 है। तीनों के आंकड़े काफी करीब हैं। और मध्य घनत्व वाले राज्यों के बारे में क्या? यहाँ कई महत्वपूर्ण राज्य आते हैं, जैसे झारखंड 414, असम 398, गोवा 394, फिर महाराष्ट्र 365 और कर्नाटक 390। इसमें एक दिलचस्प बात है। मैंने अभी देखा, आंध्र प्रदेश और गुजरात दोनों का घनत्व एक समान है। हाँ, ये एक रोचक तथ्य है। दोनों का घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल एक जैसा। अच्छा, अब उन राज्यों की ओर बढ़ते हैं जिनका घनत्व राष्ट्रीय औसत से भी कम है। हाँ, इस लिस्ट में ज्यादातर बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य शामिल हैं, जैसे उड़ीसा 270, मध्य प्रदेश 236 और राजस्थान। राजस्थान का तो 200 है ना? बिल्कुल ठीक, 200। और सबसे कम घनत्व वाले राज्य पहाड़ी क्षेत्रों का क्या हाल है? हाँ, यहाँ घनत्व काफी कम हो जाता है। यहाँ भी एक और बराबरी देखने को मिलती है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ दोनों का घनत्व एक समान 189 है। अरे वाह! पहले आंध्र प्रदेश, गुजरात और अब उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। ये पैटर्न याद रखने लायक है। बिल्कुल। फिर हम पूर्वोत्तर के राज्यों में आते हैं। मेघालय 132, मणिपुर 128, नागालैंड 119, फिर सिक्किम 86 और मिजोरम 52। और सबसे नीचे, जैसा हमने बात की, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश, जहां घनत्व मात्र 17 है। ये तो हुई 2011 की स्थिति। अब ये देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से भारत का जनसंख्या घनत्व कैसे बदला है। हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? ये एक बहुत ही रोचक ट्रेंड दिखाता है। अगर हम 20वीं सदी की शुरुआत से देखें, मतलब 1901 में, हाँ, तो घनत्व केवल 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सिर्फ 77। आज के 382 के मुकाबले तो ये लगभग खाली जैसा लगता है। हाँ, और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि 1921 तक, यानी 20 सालों में, इसमें लगभग कोई वृद्धि नहीं हुई। ये 81 पर ही पहुंचा था। 20 साल में सिर्फ 4 अंकों की बढ़ोतरी। ऐसा क्यों? इसी वजह से 1921 को भारतीय जनसांख्यिकी में द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। द ग्रेट डिवाइड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1921 से पहले भारत की जनसंख्या स्थिर नहीं थी। कभी बढ़ती थी, कभी घट जाती थी। बार बार पड़ने वाले अकाल, महामारियां, मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। तो 1921 के बाद ये ट्रेंड बदल गया? एकदम। 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आनी शुरू हुई और जनसंख्या ने लगातार बढ़ने का ट्रेंड पकड़ लिया। पहली बार 100 का आंकड़ा पार करने में हमें 1941 तक का समय लगा, जब घनत्व 103 पर पहुंचा। अच्छा, तो 40 साल लग गए 77 से 103 पहुंचने में। और आजादी के बाद क्या बदलाव आया? रफ्तार तेज हुई? आजादी के बाद तो जैसे तस्वीर ही बदल गई। 1951 में घनत्व 117 था। ठीक है। लेकिन इसके बाद के दशकों में तेजी आई। 1971 तक ये बढ़कर 177 हो गया और 1981 में इसने 200 का आंकड़ा पार किया और 216 पर पहुंच गया। तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट का असर यहाँ साफ दिख रहा है। बिल्कुल। और हाल के दशकों में तो ये वृद्धि सबसे तेज रही है। 1991 में 274,
फिर 2001 में 2001 में 300 का आंकड़ा पार हो गया, ये 325 पर पहुंच गया। और 2011 की जनगणना के अनुसार, जैसा हमने शुरू में कहा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हाँ, 382। तो हम देख सकते हैं कि पिछले 110 वर्षों में घनत्व लगभग 5 गुना बढ़ गया है, 77 से 382 तक। चलिए अब लिंगानुपात देखते हैं, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। बिल्कुल। और आज हम 2011 की जनगणना के आधार पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। हाँ, सबसे अच्छे आंकड़ों से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। सूची में जो सबसे ऊपर है वो है केरल। वहां का लिंगानुपात है 1084। 1084। इसका मतलब है कि वहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, जो कि न सिर्फ भारत में सबसे बेहतर है, बल्कि दुनिया के कई विकसित देशों के बराबर है। तो सवाल यह है कि केरल ने ऐसा क्या किया जो बाकी राज्य नहीं कर पाए? देखिए, केरल की कहानी बहुत दिलचस्प है। यहाँ कोई एक जादुई गोली नहीं है। अच्छा। बल्कि कई चीजों ने मिलकर काम किया है। सबसे बड़ा कारण तो है महिला शिक्षा। महिला शिक्षा। हाँ, केरल ने दशकों पहले ही महिला शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, जो आज लगभग 100% है। और जब महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं तो वो अपने स्वास्थ्य, अपने अधिकारों, परिवार नियोजन, इन सब के बारे में बेहतर फैसले ले पाती हैं। और शायद इसका संबंध वहां के समाज के इतिहास से भी है। मैंने सुना है कि वहां कुछ समुदायों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था रही है। आपने बिल्कुल सही सुना। केरल के कुछ प्रमुख समुदायों में, जैसे नायर समुदाय में, मातृवंशी परंपरा रही है, जहां संपत्ति मां से बेटी को मिलती थी। बिल्कुल। और इस ऐतिहासिक वजह से समाज में महिलाओं की स्थिति हमेशा से मजबूत रही। उन्हें कभी बोझ नहीं समझा गया। तो मतलब शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और ये सामाजिक मजबूती। हाँ, इन सब ने मिलकर केरल का लिंगानुपात इतना स्वस्थ बनाया है। केरल के ठीक बाद आते हैं तमिलनाडु 996 पर और आंध्र प्रदेश 993 पर। ये 1000 के जादुई आंकड़े से बस जरा सा ही दूर है। ये तो लगभग एक आदर्श संतुलन की स्थिति है। हाँ, और इन दक्षिणी राज्यों में एक पैटर्न सा दिखता है। यहाँ भी महिला साक्षरता दर अच्छी है और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बेहतर है। अच्छा। इसके बाद अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है 991, जो थोड़ा हैरान करता है। ये तो सच में चौंकाने वाला है। एक आदिवासी बहुल राज्य जिसे अक्सर पिछड़ा माना जाता है, वो लिंगानुपात के मामले में कई तथाकथित विकसित राज्यों से कहीं आगे है। तो इसका मतलब ये है कि आदिवासी समाजों में शायद महिलाओं की स्थिति ज्यादा बेहतर है, व्यवस्था में बराबर की भागीदार होती हैं। अच्छा, तो इससे समाज में उनका सम्मान ज्यादा होता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि लिंगानुपात का संबंध सिर्फ पैसे या आधुनिकता से नहीं, बल्कि संस्कृति और सामाजिक सोच से ज्यादा गहरा है। अगर सूची में और नीचे चलें तो हमें गोवा मिलता है 973 पर, और हिमाचल प्रदेश भी है 972 पर, और उत्तराखंड 963 पर। ये सभी छोटे राज्य हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन काफी अच्छा है। हाँ, और यहाँ से हम उस दायरे में आ जाते हैं जहाँ स्थिति ठीक ठाक है पर बहुत अच्छी भी नहीं। जैसे पश्चिम बंगाल 950 पर है और झारखंड 949 पर। ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, विभाजक रेखा है। विभाजक रेखा। हाँ, क्योंकि इसके नीचे के जो आंकड़े हैं वे असली चिंता की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर वो विरोधाभास सामने आता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। क्योंकि इस रेखा के ठीक नीचे हमें कुछ बहुत बड़े और अमीर राज्य मिलते हैं। महाराष्ट्र 929 पर, राजस्थान 928 पर और गुजरात 919 पर। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ये भारत के औद्योगिक पावर हाउस हैं, फिर यहाँ लड़कियों की संख्या इतनी कम क्यों है? यहीं आकर हमारी वो विकास बराबर प्रगति वाली सोच टूट जाती है। अच्छा। इन राज्यों में आर्थिक तरक्की तो बहुत हुई, लेकिन सामाजिक सोच कई मामलों में पीछे रह गई। कैसे? यहाँ जमीन और व्यापार पर मालिकाना हक को लेकर पितृसत्तात्मक सोच बहुत गहरी है। लड़के को वश चलाने वाला और संपत्ति का वारिस माना जाता है। और इस सोच के कारण बेटे की चाहत इतनी ज्यादा है कि इसने आधुनिक मेडिकल तकनीक का दुरुपयोग करके गर्भ में ही लड़कियों की हत्या को बढ़ावा दिया। मतलब पैसा और तकनीक ने यहाँ समाज को आगे बढ़ाने की जगह उसे और ज्यादा असंतुलित कर दिया। कई मामलों में, हाँ। जब परिवार नियोजन के साधन नहीं थे, तब लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, जिनमें लड़के लड़कियां दोनों होती थी। बिल्कुल। लेकिन जब तकनीक ने ये विकल्प दिया कि आप गर्भ में लिंग का पता लगा सकते हैं,
तो इन राज्यों में बेटे की चाहत ने एक भयानक रूप ले लिया। तो ये दिखाता है कि आर्थिक प्रगति सामाजिक सुधार की गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और ये गिरावट आगे भी जारी रहती है। भारत के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश 912 पर है और बिहार 918 पर। जब इतनी बड़ी आबादी वाले राज्यों में ये हाल हो तो इसका असर तो पूरे देश पर पड़ता होगा। बहुत गहरा असर पड़ता है। ये सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं रह जाती। जब देश की लगभग 30-40% आबादी ऐसे राज्यों में रहती हो जहां लिंगानुपात इतना खराब है तो ये पूरे देश के औसत को नीचे खींच लेता है और एक राष्ट्रीय जनसांख्यिकी संकट बन जाता है। सही कहा। अब आते हैं सूची के सबसे निचले हिस्से पर। पंजाब है 895 पर और जम्मू कश्मीर 889 पर। और फिर सबसे आखिर में हरियाणा 879 के आंकड़े के साथ। 879। एक तरफ केरल 1084 पर और दूसरी तरफ हरियाणा 879 पर। एक ही देश में 200 से ज्यादा अंकों का फासला। ये कैसे मुमकिन है? हरियाणा की कहानी भारत में लिंगानुपात के संकट का सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक उदाहरण है। अच्छा। और इसकी जड़ें हरित क्रांति में छिपी हैं। हरित क्रांति में? हाँ, हरित क्रांति से पंजाब और हरियाणा में जमीन की कीमतें आसमान छूने लगीं। जमीन पुरुषों के नाम होती थी और विरासत में बेटे को मिलती थी। इससे लड़का पैदा करने का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा, क्योंकि बेटी की शादी में दहेज में जमीन या पैसा देना पड़ता था, जो एक आर्थिक घाटे की तरह देखा जाने लगा। तो मतलब जमीन की बढ़ती कीमत ने लड़कियों की कीमत गिरा दी। दुख की बात है, पर संक्षेप में यही सच है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जमीन पर मालिकाना हक और बेटे की चाहत, इस घातक मिश्रण ने हरियाणा को इस स्थिति में पहुंचा दिया। हाँ, हालांकि हाल के कुछ सालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन 2011 का ये आंकड़ा उस गहरे संकट को दिखाता है जिससे ये समाज गुजर रहा था। राज्यों की कहानी तो काफी मिली-जुली है, कहीं बहुत उम्मीद है तो कहीं गहरी चिंता। लेकिन क्या छोटे मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में तस्वीर कुछ अलग है? यहाँ की कहानी और भी ज्यादा एक्सट्रीम है। अच्छा। एक तरफ हमारे पास पुडुचेरी है, ये तो केरल के बराबर ही शानदार प्रदर्शन है। हाँ, जो शायद फ्रांसीसी संस्कृति के प्रभाव और बेहतर सामाजिक विकास को दिखाता है। इसके बाद लक्षद्वीप है 947 पर, जो एक संतुलित स्थिति है। लेकिन इसके बाद तो जैसे कोई खाई आ जाती है। बिल्कुल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876 पर है, जो हरियाणा से भी बदतर है। और फिर देश की राजधानी दिल्ली सिर्फ 868 पर। 868। ये कैसे हो सकता है? दिल्ली तो देश का सबसे आधुनिक और पढ़ा लिखा शहर माना जाता है। दिल्ली का आंकड़ा 2 वजह से इतना कम है। पहली और सबसे मुख्य वजह है प्रवासन, यानी माइग्रेशन। हाँ, दिल्ली एक बहुत बड़ा माइग्रेशन हब है। पूरे देश से लाखों पुरुष यहाँ काम करने आते हैं, अक्सर अपने परिवार को गांव या छोटे शहरों में छोड़कर। तो इससे यहाँ की आबादी में पुरुषों की संख्या आर्टिफिशियली बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो क्या हम ये मान लें कि दिल्ली की अपनी सोच में कोई खामी नहीं है, ये बस बाहर से आए लोगों की वजह से है? नहीं, ये सिर्फ एक बहाना होगा। अच्छा। प्रवासन इसका एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन पूरी कहानी नहीं है। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, जैसे चंडीगढ़ जिसका आंकड़ा 818 है। हाँ, चंडीगढ़ में भी, यहाँ भी बेटे की चाहत वाली वही मानसिकता काम करती है जो हमने हरियाणा और पंजाब में देखी। मतलब शहरीकरण और शिक्षा भी इस गहरी सामाजिक सोच को पूरी तरह से मिटा नहीं पाई है। नहीं मिटा पाई है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दादरा एवं नगर हवेली 774 पर है। लेकिन जो आंकड़ा दिमाग को सुन्न कर देता है वो है दमन एवं दीव का। हाँ, सिर्फ 618। एक पल की खामोशी। 618। ये आंकड़ा समझना भी मुश्किल है। इसका मतलब है कि वहां हर 1000 पुरुषों के लिए केवल 618 महिलाएं हैं। लगभग 400 पुरुष ऐसे हैं जिनके लिए कोई महिला पार्टनर है ही नहीं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सामाजिक टाइम बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब? इससे आपका क्या मतलब है? मतलब असली दुनिया में इसके क्या नतीजे होते हैं? देखिए, जब किसी समाज में महिलाओं की संख्या इतनी कम हो जाती है तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे? सबसे पहले तो मैरिज स्क्वीज होता है, यानी पुरुषों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती। बिल्कुल। इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे अपहरण और यौन हिंसा, इसमें बढ़ोतरी होती है। मानव तस्करी को भी बढ़ावा मिलता होगा। बहुत ज्यादा। दूसरे राज्यों से लड़कियों को खरीदकर या जबरदस्ती लाया जाता है। समाज में असंतोष,
हिंसा और अस्थिरता का माहौल बनता है। ये तो किसी भी समाज के टूटने की शुरुआत है। हाँ, आप कह सकते हैं। अब साक्षरता देखते हैं हाँ। और सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि साक्षर होने का मतलब क्या है। बिल्कुल, मतलब सरकारी परिभाषा क्या है इसकी? हाँ, तो परिभाषा ये है कि 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी इंसान 7 साल, ठीक है। हाँ, जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। और ये समझकर पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। बात सिर्फ अक्षर पहचानने की नहीं है। सही बात है। आपको उस भाषा की समझ होनी चाहिए। अगर हम भारत के सफर को देखें तो मतलब आजादी के ठीक बाद 1951 में हमारी साक्षरता दर सिर्फ 18.33% थी। सिर्फ 18%? हाँ, अब सोचिए देश में 5 में से 1 इंसान भी ठीक से पढ़ लिख नहीं पाता था। वहां से तो हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। बिल्कुल। इस सदी की शुरुआत में मतलब 2001 तक हम 64.83% पर पहुंच गए थे। एक बड़ी छलांग थी ये। और हमारे पास जो सबसे ताजे और विस्तृत आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के हैं। हाँ, आज की हमारी चर्चा उन्हीं पर आधारित है। तो वो क्या बताते हैं? 2011 के आंकड़े एक मिलीजुली तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ तो अच्छी खबर है कि देश की कुल साक्षरता दर बढ़कर लगभग 74% हो गई। ठीक है। लेकिन जब हम इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं तो एक बड़ी खाई नजर आती है। किस तरह की खाई? पुरुषों और महिलाओं के बीच। पुरुषों की साक्षरता दर थी 82.14%, जबकि महिलाओं की सिर्फ 65.46%। अरे, ये तो लगभग 17% का सीधा सीधा फर्क है। बिल्कुल, ये असमानता कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। मतलब प्रगति तो हुई, लेकिन उसका फायदा सबको बराबर नहीं मिला। यही सबसे बड़ी चुनौती रही है। तो चलिए इसी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। अगर हम राज्यों के स्तर पर देखें तो कौन सा राज्य सबसे आगे है? देखिए, जब भी भारत में शिक्षा या साक्षरता की बात होती है, एक राज्य का नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है। केरल? हाँ, केरल। 2011 में केरल की साक्षरता दर 94.00% थी। 94%? ये तो लगभग 100% साक्षरता के बेहद करीब है। बिल्कुल, और खास बात यह है कि केरल न सिर्फ कुल साक्षरता में बल्कि पुरुष साक्षरता, जो कि 96.1% है। 96%? और महिला साक्षरता जो 92.07% है, दोनों में पूरे भारत में पहले नंबर पर है। मतलब 92% से ज्यादा महिलाएं साक्षर हैं। ये तो कमाल का आंकड़ा है। और इसका असर तो पीढ़ियों पर दिखता है। अच्छा, केरल के बाद कौन से राज्य आते हैं टॉप 5 में, और कौन कौन है? केरल के ठीक बाद दूसरे नंबर पर है उत्तर पूर्व का एक छोटा सा राज्य मिजोरम। मिजोरम? हाँ, 91.33% के साथ। ये भी एक असाधारण उपलब्धि है। फिर आता है गोवा 88.7% के साथ। गोवा, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा 87.75% और 5वें नंबर पे है हिमाचल प्रदेश 82.8% के साथ। ये लिस्ट तो बहुत दिलचस्प है। केरल दक्षिण में, गोवा पश्चिम में, मिजोरम और त्रिपुरा उत्तर पूर्व में और हिमाचल उत्तर में। सही है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, इस लिस्ट में महाराष्ट्र या गुजरात जैसा कोई बड़ा औद्योगिक राज्य क्यों नहीं है? केरल और हिमाचल जैसे राज्यों ने शुरू से ही अपनी नीतियों में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। अच्छा। जबकि महाराष्ट्र या गुजरात का फोकस औद्योगिक विकास पर ज्यादा रहा। तो ये दिखाता है कि सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सही नीति और सामाजिक इच्छा शक्ति ज्यादा मायने रखती है। ये तो हुई कहानी का वो हिस्सा जो उम्मीद जगाता है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कौन से राज्य हैं जो इस दौड़ में सबसे पीछे रह गए हैं? इस लिस्ट में सबसे नीचे नाम आता है बिहार का। बिहार? हाँ, 2011 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की साक्षरता दर सिर्फ 61.8% थी, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। बहुत कम। और जैसे केरल हर पैमाने पर टॉप पर था, बिहार दुर्भाग्य से हर पैमाने पर सबसे नीचे है। मतलब महिला साक्षरता में भी? बिल्कुल, वहां पुरुष साक्षरता 71.2% है और महिला साक्षरता तो सिर्फ 51.5% है। 5%। इसका मतलब है कि 2011 में बिहार की लगभग आधी महिलाएं पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं थीं। हाँ, ये आंकड़ा बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बिहार के अलावा इस सूची के निचले हिस्से में और कौन से राज्य हैं? बिहार से थोड़ा ही ऊपर है अरुणाचल प्रदेश 65.4% के साथ। अरुणाचल? फिर आता है राजस्थान 66.1%, उसके बाद झारखंड 66.41% और फिर आंध्र प्रदेश 67.0% पर। आपने राजस्थान का नाम लिया, और जहां तक मुझे याद है वहां पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है।
पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच के अंतर के मामले में राजस्थान पूरे देश में सबसे ऊपर है। कितना फर्क है वहाँ? वहाँ पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 80% है, जबकि महिलाओं की सिर्फ 52% के आसपास। 52%? हाँ, ये 27% से ज्यादा का फासला है। 27%? ये तो बहुत ही बड़ा गैप है। ये तो पीढ़ियों के लिए अवसरों के दरवाजे बंद कर देता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि समाज में संसाधनों और मौकों का बंटवारा लड़के और लड़कियों के बीच कितना असमान है। अच्छा, इससे जुड़ा एक सवाल मेरे मन में है, वयस्क साक्षरता का क्या हाल है? मतलब 15 साल से ऊपर के लोगों का। ये एक अच्छा सवाल है। अगर हम 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों यानी वयस्कों की बात करें तो पूरे भारत में उनकी साक्षरता दर 69.3% थी। 69.3%, जो कि कुल साक्षरता दर यानी 74% से थोड़ी कम है। हाँ, थोड़ी कम है। तो ये तो एक तरह से अच्छी खबर हुई, है ना? कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि जो नई पीढ़ी स्कूल जा रही है वो ज्यादा पढ़ लिख रही है, जिससे कुल औसत ऊपर जा रहा है। एकदम सही। ये एक सकारात्मक संकेत है। ये दिखाता है कि सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों का असर हुआ है। बिल्कुल। लेकिन वयस्क साक्षरता का कम होना हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारे वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बुनियादी कौशल से वंचित है। सही बात है। अच्छा, हमने राज्यों की बात की, केंद्र शासित प्रदेशों की क्या कहानी है? वहाँ भी जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप? हाँ, जहाँ साक्षरता दर 91.8% है, लगभग मिजोरम के बराबर। और वहां भी महिला और पुरुष साक्षरता अच्छी होगी? बहुत अच्छी। पुरुष 95.5% और महिला 87.9%। दोनों में ही वो शीर्ष पर है। और दूसरी तरफ कौन है सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश? उस छोर पर है दादरा एवं नगर हवेली, जहां साक्षरता दर सिर्फ 76.2% है। सिर्फ 76.2%? और वहां की महिला साक्षरता दर तो सिर्फ 64.3% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। और दिल्ली की क्या स्थिति है? दिल्ली 86.2% के साथ एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन लक्षद्वीप से काफी पीछे है। एक आखिरी सवाल, उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में हमने देखा कि मिजोरम और त्रिपुरा टॉप 5 में हैं। हाँ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश बॉटम 5 में। ठीक है। एक ही इलाके में इतना बड़ा फर्क क्यों है? उत्तर पूर्व भारत की विविधता का सबसे अच्छा उदाहरण है। मिजोरम में, जैसा हमने कहा, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने बहुत काम किया है। अच्छा। स्कूल पहुंचाना ही एक बहुत बड़ा काम है। और असम का भी तो एक खास मामला है जनगणना से जुड़ा हुआ। हाँ, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। 1981 में असम में कुछ जातीय संघर्षों की वजह से उस साल वहां जनगणना नहीं हो पाई थी। ओह, तो उस दशक के तुलनात्मक आंकड़े मौजूद नहीं है? नहीं है। अगर हम 2011 के आंकड़ों की बात करें तो असम की साक्षरता दर 72.19% है, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ी कम है। हाँ, थोड़ी कम। अब धर्म आधारित जनगणना देखते हैं। 2011 की जनगणना एक तरह से उस बदलते हुए भारत का आईना थी, और इस आईने ने हमें जो तस्वीर दिखाई उसमें सबसे ज्यादा चर्चा धार्मिक संरचना में आए बदलावों पर हुई। और इसमें भी जो सबसे प्रमुख बदलाव था वो हिंदू और मुस्लिम आबादी के अनुपात में देखने को मिला। आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच हिंदू जनसंख्या का कुल आबादी में अनुपात 0.7% अंक कम हुआ। वहीं मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 0.8% अंक बढ़ गया। हाँ, और यहाँ अनुपात शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी समुदाय की आबादी घट गई। इसका सीधा मतलब है कि अलग अलग समुदायों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार वो अलग अलग रही है। अच्छा, तो ये एक तरह से एक दौड़ जैसा हुआ कि अगर पूरी टीम आगे बढ़ रही है तब भी जो सदस्य सबसे तेज दौड़ रहा है, टीम में उसका हिस्सा या कहें महत्व बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही उपमा है। और इसी वजह से सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, दूसरे समुदायों पर भी असर हुआ होगा। हाँ, सिखों के अनुपात में 0.2% और बौद्धों के अनुपात में 0.1% की गिरावट भी दर्ज की गई, क्योंकि उनकी वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम थी। तो चलिए इन प्रतिशत के पीछे जो असली आंकड़े हैं उनमें थोड़ा और उतरते हैं। 2011 में भारत में 96.63 करोड़ हिंदू थे, यानी कुल जनसंख्या का लगभग 79.8%। इनकी दशकीय वृद्धि दर, मतलब 10 साल में बढ़ने की रफ्तार, 16.8% थी। जी। और ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि दर, जो 17.64% थी, उसके बहुत करीब है। इससे पता चलता है कि देश का जो सबसे बड़ा धार्मिक समूह है वो लगभग राष्ट्रीय औसत की रफ्तार से ही बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जनसंख्या थी
17.22 करोड़, जो कुल आबादी का 14.2% है। लेकिन यहाँ दशकीय वृद्धि दर 24.6% दर्ज की गई। ये तो राष्ट्रीय औसत से लगभग 7% अंक ज्यादा है। यहीं पर शायद वो तेज दौड़ने वाले सदस्य वाली बात लागू होती है। हाँ बिल्कुल। हाँ। पर सवाल यह है कि इस रफ्तार में इतना अंतर क्यों है? देखिए, ये एक बहुत जटिल सवाल है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। विशेषज्ञ इसे अक्सर सामाजिक आर्थिक कारकों से जोड़कर देखते हैं। मतलब आंकड़े ये दिखाते हैं कि जिन समुदायों या क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बेहतर होता है, खासकर महिलाओं की शिक्षा का, अच्छा, और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वहां प्रजनन दर स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। तो ये सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि विकास का भी आंकड़ा है। ये तो उसे देखने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। बाकी समुदायों का क्या हाल था? उनका पैटर्न भी दिलचस्प है। ईसाई समुदाय, जिसकी आबादी 2.78 करोड़ थी, उसकी वृद्धि दर रही 15.5%, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ी ही कम है। लेकिन सिखों की 8.4%, बौद्धों की 6.1% और जैनियों की सिर्फ 5.4%। ये वृद्धि दरें बहुत कम थीं। मतलब ये एक तरह की जनसांख्यिकी स्थिरता की ओर इशारा करता है। सही बात है, एक तरह की स्थिरता। ये जो जनसांख्यिकीय बदलाव हैं, ये सिर्फ संख्या में तो नहीं है, ये लोगों के जीवन की हकीकत से भी जुड़े हैं। और शायद यहीं पर 2011 की एक और बड़ी कवायद, सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना यानी SECC तस्वीर में आती है। जहां तक मुझे याद है, इसकी शुरुआत त्रिपुरा के एक गांव से हुई थी और इसका मकसद सिर्फ गिनती करना नहीं था, है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी के तहत शायद वो आंकड़ा सामने आया था कि बिहार में गरीबी दर 33.7% थी। पर ये सिर्फ आमदनी के आधार पर था या कुछ और भी मापा गया था? ये बहुत अच्छा सवाल है। SECC की खासियत ही यही थी कि वो गरीबी को सिर्फ आमदनी से नहीं माप रही थी। उसने बहुआयामी गरीबी की अवधारणा का इस्तेमाल किया। बहुआयामी गरीबी, इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा और समझाएंगी? इसका मतलब है कि जनगणना करने वाले सिर्फ ये नहीं पूछ रहे थे कि आप कितना कमाते हैं, वे ये भी देख रहे थे कि आप कैसे घर में रहते हैं। मतलब कच्ची दीवारों और फूस की छत वाला घर है या पक्का? अच्छा। क्या घर में कोई कमाने वाला वयस्क है जिसकी आय स्थिर हो? परिवार के पास जमीन है या नहीं? क्या घर में कोई फोन या मोटर वाली गाड़ी है? इन सब पैमानों पर किसी परिवार को वंचित माना जाता था। ओह, तो बिहार का वो 33.7% का आंकड़ा इसी गहरी तस्वीर से निकल कर आया था। जी हाँ, मतलब ये एक तरह से परिवारों का इकोनॉमिक एक्सरे था। बिल्कुल। और इस तरह का डेटा सरकार के लिए एक आईने की तरह काम करता है। ये कल्याणकारी योजनाएं बनाने और उन्हें सही लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। बिना इन आंकड़ों के नीतियां बनाना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा है जो भारत की जमीनी हकीकत बताता है, हमारा ग्रामीण और शहरी विभाजन। 2011 में भी भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 68.84%, गांव में रहती थी और केवल 31% शहरों में। सिर्फ 31%। हाँ, ये आंकड़ा इस बात को रेखांकित करता है कि तमाम विकास और शहरीकरण की बातों के बावजूद भारत की आत्मा और उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी ग्रामीण क्षेत्र ही है। तो देश की नीतियां बनाते समय इस ग्रामीण भारत को केंद्र में रखना बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी। लेकिन ये ग्रामीण शहरी विभाजन भी पूरे देश में एक जैसा तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि जब हम राज्यों के स्तर पर उतरते हैं तो भारत की एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां सामने आती होंगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। राज्यों के बीच का फर्क तो जमीन आसमान का है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, 2011 में वहां की आबादी लगभग 20 करोड़ थी। 20 करोड़? जी, लगभग 20 करोड़। ये तो ब्राजील या पाकिस्तान जैसे देशों की पूरी आबादी के बराबर है। मतलब एक राज्य को चलाना एक पूरे देश को चलाने जैसा है। निश्चित रूप से ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, 20 करोड़ की आबादी वाले राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की योजना बनाना। और दूसरी तरफ सिक्किम, जिसकी आबादी सिर्फ 6 लाख थी, वहां इन चीजों की योजना बनाना, दोनों में कितना फर्क होगा? हर चीज का पैमाना ही बदल जाता है। पूरी तरह बदल जाता है। यूपी के बाद महाराष्ट्र करीब 11 करोड़ और बिहार 10 करोड़। ये खुद में बड़े बड़े देश हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में भी यही कहानी दिखती है। दिल्ली 1.67 करोड़ और लक्षद्वीप सिर्फ 64,000।
लेकिन सिर्फ आबादी का आकार ही नहीं, आबादी के बढ़ने की रफ्तार में भी राज्यों के बीच भारी अंतर है। हाँ, और ये अंतर भारत के भीतर जो जनसांख्यिकीय विविधता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ मेघालय जैसा राज्य है जिसने 27.8% की तूफानी दशकीय वृद्धि दर दर्ज की, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में केरल की वृद्धि दर सिर्फ 4.9% रही। सिर्फ 4.9%, ये तो कई विकसित यूरोपीय देशों के स्तर के करीब है। बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो शायद नागालैंड से आया था, जहां दशकीय वृद्धि दर नकारात्मक थी, -0.6%। जी, -0.6%। मतलब 2001 से 2011 के बीच वहां की आबादी बढ़ने के बजाय असल में घट गई। ये कैसे संभव है? ये वाकई असाधारण है और विशेषज्ञ इसके पीछे कई संभावित कारण बताते हैं। एक ये हो सकता है कि 2001 की जनगणना में वहां आबादी कुछ बढ़ा चढ़ाकर दर्ज हो गई हो, जिसे 2011 में सुधारा गया हो। अच्छा, एक सुधार हो सकता है। दूसरा कारण प्रवासन हो सकता है, यानी लोग बेहतर अवसरों के लिए राज्य से बाहर चले गए हों। और तीसरा, जो एक सकारात्मक पहलू भी हो सकता है, वो ये कि राज्य में शांति और विकास के साथ परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ी हो। तो ये सिर्फ आबादी घटने का मामला नहीं, बल्कि एक जटिल सामाजिक बदलाव का संकेत है। सही बात है। तो अगर हम इन सभी अलग अलग आंकड़ों को एक साथ देखें तो भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में 17.64% रही। और इसी को नियंत्रित करने के लिए हमारी एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी है। जी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो साल 2000 में बनाई गई थी। इसका एक बड़ा लक्ष्य था जनसंख्या में स्थिरता हासिल करना। दिलचस्प बात यह है कि इस नीति के तहत ये लक्ष्य पाने की समय सीमा पहले साल 2045 रखी गई थी। 2045? लेकिन बाद में इसे संशोधित करके 2070 कर दिया गया है। 2045 से सीधा 2070, मतलब 25 साल आगे। हाँ, 25 साल। ये तो एक बड़ी नाकामी जैसा लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि हमारी नीतियां काम नहीं कर रही हैं, या समस्या हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ी थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसे नाकामी की तरह दिखने के बजाय ये समझना बेहतर होगा कि ये एक वास्तविकता की स्वीकृति है। जनसंख्या स्थिरीकरण एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट दौड़ नहीं। भारत के अलग अलग राज्यों में प्रजनन दर और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की गति बहुत अलग अलग है। केरल जैसे राज्य ये लक्ष्य लगभग हासिल कर चुके हैं, लेकिन यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों को अभी लंबा सफर तय करना है, और राष्ट्रीय औसत तो इन्हीं राज्यों से तय होता है। तो 2070 का लक्ष्य ये बताता है कि ये लड़ाई हमारी उम्मीद से ज्यादा लंबी और जटिल है। जी, और इसके लिए हमें भविष्य के संसाधनों, आर्थिक विकास और पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव के बारे में और ज्यादा गंभीरता से सोचना होगा। तो कुल मिलाकर 2011 की जनगणना हमें एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाती है जो एक ही समय पर कई दिशाओं में बदल रहा है। कहीं आबादी तेजी से बढ़ रही है तो कहीं घट रही है, कहीं शहरीकरण हावी है तो कहीं आज भी ग्रामीण भारत की पकड़ मजबूत है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी होगी वो ये है कि ये तस्वीर अब लगभग 1.5 दशक पुरानी हो चुकी है। 15 साल? हाँ, इन 15 सालों में भारत में बहुत कुछ बदला है। अर्थव्यवस्था, समाज, तकनीक, सब कुछ। आज की जो वास्तविकता है वो शायद इससे काफी अलग हो। तो सोचने वाली बात यह है कि जब अगली जनगणना के नतीजे आएंगे तो वो भारत की बदलती तस्वीर और भविष्य की दिशा के बारे में क्या नए संकेत देंगे? यही सवाल शायद इन आंकड़ों का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे है। क्या वो ये दिखाएंगे कि ये बदलाव और तेज हुए हैं, या कोई बिल्कुल नया ट्रेंड शुरू हो गया है जिसका हमें अभी अंदाजा भी नहीं है? इसका जवाब तो भविष्य में ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए द स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।